बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सेनेट इलेक्शन और बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की साख के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गए। बाई इलेक्शन में तो यह बात खुलकर सामने आ गई है कि अगर खुफिया हाथ की सपोर्ट ना हो तो फिर इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी आखिरी हद तक जा सकता है। फिर इलेक्शन बाय हुक एंड क्रुक लड़ा जाता है। तो जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत थी, उन हलकों में इंतखाबी अमल को आज जिस तरह खराब किया गया है वो ये साबित करता है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। 2 सीटें जीतने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी धकेल दी गई और उसका नतीजा यह निकला है कि दोस्त धांधली और दबाव के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, अवाम मुकाबला करने पर उतर आए हैं। तो लगता यूं है कि इस इलेक्शन में लोगों के अंदर से गुस्सा बाहर आ रहा है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया तो लोगों ने भी जाली वोट डालने वाले पुलिस एहलकारों को पकड़कर रेंजर के हवाले किया। तो कहने वाले कहते हैं कि आज पाकिस्तान में होने वाले बाई इलेक्शन बज़ाहिर एक आम से इलेक्शन है, लेकिन इसने साबित यह किया है कि आजादाना इलेक्शन और बंदोबस्त के तहत होने वाले इलेक्शन में फर्क क्या होता है। बज़ाहिर इस इलेक्शन में वो जो पिछले कई सालों से ये बयानिया अख्तियार किया जा रहा था कि हर इलेक्शन को एस्टेब्लिशमेंट मैनिपुलेट करती है, तो इस इलेक्शन में तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नजर नहीं आया। ना उम्मीदवारों की तरफ से कोई शिकायत सामने आई है, ना कोई कंप्लेन की गई है, लेकिन यह जरूर नजर आया है कि मुकामी इंतजामिया की मदद से इलेक्शन को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है। पंजाब की 2 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन में गोलियां चल गई, पुलिस ने अवाम पर बदतरीन लाठी चार्ज किया, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वोटर सपोर्टर कारकुनान आमने सामने आए, लाते मुक्के घौंसे और गोलियां चली। NA 75 सियालकोट उसमें घमसान का रन नजर आया। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल से खाली होने वाली NA 75 की नशिस्त पर होने वाला इलेक्शन खूनी इलेक्शन में बदल गया और अब तक इतलात के मुताबिक फायरिंग से कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। डस्का कला में मनाजर आप देख सकते हैं कि क्या हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो मुतअद्दिद अफराद के सर खुल गए हैं, चेहरे मुंह और होंठ कट फट गए हैं। तो 2018 के इलेक्शन में भी इस किस्म के मनाजर देखने में नहीं आए थे जो आज 2021 में देखने में आ रहे हैं। 2018 में इलेक्शन फौज की निगरानी में वो थे, उस इलेक्शन में भी तशद्दुद का ऐसा माहौल नहीं था जो पंजाब के सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी डस्का में देखने में आया। और लगता यूं था कि जैसे उम्मीदवारों ने और वोटरों ने जान की बाजी लगा दी है। NA 75 से और PP 51 से गुजरावाला की ये सीटें आम इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जीती थी और अब भी रिपोर्ट यही है और हो सकता है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचे तो नताइज आ चुके हों कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून जीत लेगी। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने इस इलेक्शन में जोर लगाया है उससे जाहिर यह है कि हुकूमत भी आसानी से ये सीटें मुस्लिम लीग नून या अपने सियासी मुखालिफिन को नहीं देना चाहती थी, वरना नौबत खून खराबे तक न जाती। NA 45 कुरम, NA 75 सियालकोट, PP 51 वजीराबाद और PK 63 नौशहरा में ये 4 हल्के जहां पे बाई इलेक्शन हुए। तो इस सारे इलेक्शन को हुकूमत की साख और कंडक्ट के हवाले से जज किया जा रहा है। यानी अगर ये हुकूमत इलेक्शन कराती है तो फिर कैसे कराती है। माजी में जिन पर रिगिंग के इल्जाम लगाए गए थे वो इस बार इलेक्शन से बिल्कुल साइडलाइन नजर आए हैं, जो सियासी हालात में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो बहुत से लोग जो ये बयानिया अख्तियार किए हुए थे कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई है और अब ये जो इलेक्शन है ये अपोजिशन के बयानिया के हवाले से है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सियासी हालात इतने बदले हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को जाली वोट डालते पकड़ा गया तो उसे रेंजर के हवाले किया गया और फिर वहां जो नारेबाजी हुई अगर उसको आप सुन ले, हम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अलार्मिंग है। पुलिस और मुकामी इंतजामिया उन्होंने खुलकर जिसकी जानबदारी कर सकते थे वो की है। इसके अलावा बहुत से मकामात पर वोटिंग की रफ्तार सुस्त की गई। तो देखा जाए इलेक्शन का पुरअमन इनकाद हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरे कराने में नाकाम रही है। यानी सिर्फ 2 हलकों में
डस्का और वजीराबाद में ये दो हल्के पंजाब हुकूमत या हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि इन इलाकों में, इन हल्कों में अमन अमान के साथ, सुकून के साथ पोलिंग हो जाती, लेकिन उल्टा बदअमनी में हिस्सादार बना गया। तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लोगों ने आमने सामने आकर फायरिंग की। दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम आयद करती रही और तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराती रही। तो अब ये इलेक्शन तो हो गया है, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में जो माहौल सामने आया उसने ये बता दिया है कि अगर इलेक्शन इसी तरह होते रहे, या फिर एक और मौकफ है कि क्या ये माहौल क्रिएट करके ये साबित किया जा रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस अगर सिविल गवर्नमेंट कराती है, अपने तय कराती है, तो उसका अंजाम क्या होगा। और फिर जब वो कराते हैं जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी मर्जी से कराते हैं, तो फिर क्या होगा। तो ये दोनों थ्योरी जो है इस वक्त सामने आई है, लेकिन इस इलेक्शन ने ये उकदा खोल दिया है कि इस वक्त हुकूमत कितने पानी में है। सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होंगे या ओपन बैलेट के जरिए होंगे, मामला तातुल का शिकार हो गया। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रखी है। मुसलसल इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ना हो, तो कानूनी माहिरीन भी इस बात पर हैरान है कि ये केस तवालत क्यों इख्तियार कर रहा है। इस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन लगता यूं है कि अदालत इस पर फौरी फैसला करने की बजाय इसके तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए वक्त ले रही है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि सेनेट में सियासी जमात की नुमाइंदगी सूबे में तनासब के मुताबिक होनी चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कई बार सियासी जमातें दूसरे सूबों की जमातों से भी एडजस्टमेंट करती हैं, बैनुल सूबाई इत्तेहाद भी हो तो खुफिया रखना क्यों जरूरी है। रबानी ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से क्यों होना चाहिए, इस पर वो पीर को दलाइल देंगे। तो अदालत ने सदारती रेफरेंस का मामला पीर तक मुलतवी कर दिया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के इस वक्त तर्जमान भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर। गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में, देखते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। वॉच मोहम्मद ज़ुबैर। मैं ये कह रहा हूँ कि हफीज शेख की मैं जल्दी से बात, हफीज शेख एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके ना असासे हैं यहाँ, और ये इनका एक फंडामेंटल इशू था ना इमरान खान का और तमाम पार्टी का कि जी अगर आप पाकिस्तान से कमिटेड है तो असासे यहाँ लेके जी 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 इनके असासे यहाँ नहीं हैं हफीज शेख साहब के। वो पाकिस्तान में पिछले 40 साल में सिर्फ उस वक्त आए हैं जब एयरपोर्ट उतर के उनको झंडे वाली गाड़ी मिली है। जिस दिन उनकी वो नौकरी जाती है उस दिन वो जहाज में बैठ के पाकिस्तान को खैरबाद कह के चले जाते हैं। अब एक ऐसे शख्स को, दूसरी बात ये कहते हैं कि वो जबरदस्त टेक्नोक्रेट हैं। ये हुकूमत इस कैंपेन के नतीजे में आई थी कि पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने मईशत को बर्बाद कर दिया। उसके वजीर खजाना जो थे पीपल्स पार्टी को, उनको अपना वजीर रख दिया। उसके जो वजीर, एक सेकंड, सेक्रेटरी एक भैया प्लीज जुबैर साहब बोले, आप कौन रोक रहा है? सेक्रेटरी जो खजाना जी सेक्रेटरी खजाना थे जो पीएमएलएन के 5 साल, उनको अपना वजीर बना लिया, स्पेशल असिस्टेंट बना लिया, और पीपल्स पार्टी वाले को। अब ये जो जिन्होंने मईशत तबाह की थी बकौल इनके, जिसको पूरे पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि इन्होंने तबाह कर दिया, वो तो इनके सबसे सरकर्दा लोग हैं। और पाकिस्तान से कमिटमेंट ये है कि एक दिन, मैं आपको अभी फैक्ट बता रहा हूं, आप चैलेंज कर रहा हूं, और अली के लिए ये एक मैं इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आप चेक कर लें कि हफीज शेख पाकिस्तान में सिर्फ उस वक्त रहे हैं, एक रात नहीं गुजारते हैं जब झंडा उतर जाता है। अब ऐसे शख्स को आप पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री देते हैं जिसको आपने लान तान की हो, और फिर आप उसके बाद उसको रिवॉर्ड करते हैं। एक अभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। खान साहब के जो असूल और जो वैल्यूज
वो अपने मुखालिफिन के लिए सेट करते हैं, इनका इतलाक खुद उन पर हरगिज़ नहीं होता। तो इतनी छोटी सी बात भी अब तक उनके सियासी मुखालिफिन को समझ में नहीं आई कि सियासत का तो ज़रूरी असूल ही यही है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो हफीज शेख हो या खान साहब की टीम का कोई और मेंबर हो, उसे इस मामले में इम्यूनिटी हासिल है। और हफीज शेख जब पीपल पार्टी के साथ थे तो पीपल पार्टी पे जो सबसे बड़ा इल्जाम था कि उसके दौर में मईशत बर्बाद हुई, तो उसकी नाकामी में बहुत बड़ा हिस्सा हफीज शेख साहब का भी था। तो हफीज शेख के बारे में तो लोग वैसे भी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में उनकी कामयाबी इस बात का तयन करेगी कि पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। और जैसे ही उनका सेनेट में नॉमिनेशन अनाउंस हुआ, IMF ने पाकिस्तान को $500 बिलियन की इमदाद भी एक्सेप्ट कर ली। तो इसी से अंदाजा होता है कि हफीज शेख जो है वो किस कदर जरूरी है। लेकिन उन लोगों की सादगी पर कुर्बान होने को जी चाहता है जो अब भी खान साहब के पुराने बयान उठा के और आज के बयान उठा के, यानी कॉल ऑफ फेल के तजाद को बयान करके समझते हैं कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब ने जिन जिन बातों पर एतराज किया, जिन जिन कामों पर तनकीद की, वो सारे काम खुद वो बबांगे दहल कर रहे हैं। तो और इस पर हुकूमत तो क्या, कोई भी शर्मिंदा नहीं होता। तो ये वो कहते हैं ना कि अंदाज़े सियासत कह लें कि खान साहब का अंदाज़े सियासत है कि जो उन्होंने माजी में कहा उसका इतलाक वो अपने मुखालिफिन पर करना पसंद करते हैं, लेकिन खुद पर उसका इतलाक करना पसंद नहीं करते। तो ये बात अभी तक बेचारे नून लीग वालों को समझ में नहीं आई। वो खान साहब के पुराने बयानात को आज के बयान से मिला कर कंपेरिजन करते हैं कि खान साहब ने फलाह बात कही थी, आज फलाह बात कही थी। तो वो कहते हैं ना, एंड ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि खान साहब ने जितनी बातें की थी वो करके वो वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अब सारी बातें या सारे वादे या सारे अपने जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे करें। तो ये बात नून लीग वालों को समझ में नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं और तजिया निगार इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो एतराज़ात और जो माहौल चल रहा है उस पर इरशाद भट्टी का तजिया। क्या तैयार है पार्लियामेंट में आईनी तरमीम करने के लिए? नहीं तैयार। क्या ये होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये रास्ता चोर दरवाजा बंद होना चाहिए, सेनेट ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं तैयार? बुग़्ज़ इमरान है, हुकूमत नहीं चलने देनी, कानून साजी नहीं होनी देनी। हालांकि अब्बासी साहब के नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये मकरूह फेल है, इसे खत्म करना होगा। इनके इसाक डार एहसन इकबाल कह चुके हैं कि हार्स ट्रेडिंग का यह रास्ता बंद करना होगा। अब्बासी साहब की मई 2006 में लंदन में मिसाके जमहूरियत में, जिस पर नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा ने दस्तखत किए थे, उसमें फरमाया जा चुका है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जैसे रीमा साहबा ने बताया, सेनेट ऑफ होल कमेटी में भी इस तरह की तजवीज आई थी। अब्बासी साहब के अब क्या कहें, वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं 50 से 70 करोड़ का रेट है और इससे भी आगे चला गया है। अब अब्बासी साहब से क्या कहूं कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं लोग इस्लामाबाद में नोटों से भरे बैग लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अदायगी हुंडी के जरिए दुबई में भी हो रही है और दुबई में अलहदा रेट है। अब्बासी साहब चौधरी सरवर के इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन से डसे जा चुके, बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन से डसे जा चुके, चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद से डसे जा चुके। आप तो डसे हुए हैं खुफिया बैल्टिंग के, आपको तो ओपन बैल्टिंग पे आना चाहिए था। अब आपकी पार्लियामेंट अगर नहीं काम करती, नहीं इकट्ठे होते, कश्मीर पे, सी पैक पे, टिड्डी दल पे, कोरोना पे, किसी मामले पे इकट्ठे नहीं होते, तो हम क्या करें? हम इसी तरह सारा करते रहें। लिहाजा क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? बुग़्ज़ इमरान है, हुकूमत नहीं चलने देनी, कानून साजी नहीं होने देनी। तो बराए मेहरबानी, सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ की लोग मुखालफत करते थे, उनकी हुकूमत चलने नहीं देते थे, पार्लियामेंट के बाहर 126 दिन तक लोग धरना दिए बैठे रहे, फिर असम्बलियों से इस्तीफे देकर असम्बलियों से बाहर निकल गए, क्या उस वक्त जमहूरियत थी? और अगर आज वही मेडिसिन खान साहब को पीना पड़ रही है तो ये बुग़्ज़ हो गया। बुग़्ज़ ये नहीं है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है, बुग़्ज़ वो था जब हुकूमत के मातहत इदारे हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक पेज पर है। अपोजिशन को तो खुद खान साहब ने जूते की नोक पर रखा हुआ था। खान साहब ने बड़ी मेहनत करके, एक तवील जद्दोजहद करके सारी जद्दोजहद इस बात पर लगाई कि अपोजिशन किसी तरह एक हो जाए, वरना कहा मुस्लिम लीग नून और कहा पीपल पार्टी।
आज जब खान साहब की हुकूमत 2-2.5 साल बाद वो कहते हैं नोज डाउन हो रही है, कमजोर हो रही है, तो फिर उन्हें पार्लियामेंट याद आ गई है। तो ये वही पार्लियामेंट है जहां खान साहब इस डर से अपोजिशन के किसी रहनुमा से सलाम न लेना पड़े या हाथ में मिलाना पड़े, तो खान साहब कुर्सियां फैलान कर जरा घूमकर ऊपर से आकर बैठा करते थे। तो हुकूमत ने अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कभी रखी नहीं। तो जब वर्किंग रिलेशनशिप है ही नहीं, अपोजिशन से खान साहब अपोजिशन को मुंह नहीं लगाना चाहते, तो फिर ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं। तो हुकूमत के अगर गलत इकदाम की कोई हिमायत नहीं करता या फिर खान साहब के इस रवैये का कोई इस रवैये को माइंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे खान साहब से कोई जाती अनाद है या कोई बुग़्ज़ है। ये अलग बात है कि खान साहब की तरफ से ये तासुर बार बार सामने आता है कि उन्हें बहुत से लोगों से जाती अनाद है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वॉच रिपोर्टर्स। ज़बरदस्त यू टर्न हुआ और वो हुआ कि जहांगीर तरीन साहब वापस मैदान सियासत में आ गए और जिन को यूसुफ ज़ा गिलानी साहब और अपोजिशन राब्ते कर रही थी MPAs और MNAs से, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने भी उनसे रब्ता किया। हफीज़ शेख साहब जो कि कौमी असम्बली में वफाक में PTI के सेनेट के उम्मीदवार हैं, उनके साथ भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और जहांगीर तरीन साहब मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, मैं अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा, लिहाजा वो PTI के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन भी करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे। और उन्होंने राजा रियाज के साथ नवाब शेर से भी मुलाकात की है। तो अब वो मैदान में आ गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो पहले तो ये बात है कि जब सेनेट के लिए PTI के उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है उसको फाइनल किया जा रहा था, तो उसमें एक नुमाया नाम जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन, जिन्होंने एक बाय इलेक्शन में PTI की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा था, तो उनको PTI टिकट देना चाहती थी सेनेट के लिए, उनको सेनेटर बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी उम्र जो सेनेट के उम्मीदवार की कम से कम उम्र है 30 साल, उससे कम निकली, इसलिए वो प्रोग्राम बीच में रह गया। तो उससे भी नजर आता है कि भाई वो जहांगीर तरीन का जो वावेला मचाया जा रहा है या शोरो होगा है कि जी वो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो ऐसी बात नहीं थी। वो उनकी मर्जी से ही अली तरीन को टिकट देने का सोचा जा रहा था। अब वो बाकायदा बाहर निकल आए हैं और एक्टिव है पार्टी में, तो ये PTI के लिए खुश आइंद खबर है। उनके पास वसाइल भी हैं और खर्च करने के लिए दिल भी है। ये हमें खान साहब और उनके चाहने वालों ने समझाया है कि करप्शन हलाल भी होती है और हराम भी होती है। अपने करे तो हलाल, मुखालफिन करे तो हराम। इसलिए कहते हैं कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और। खान साहब के सियासी मुखालफिन की करप्शन हराम है और जहांगीर तरीन साहब जिनका बाकायदा नाम है FIA की रिपोर्ट में और खान साहब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उस रिपोर्ट में, और ये पूरी कौम जानती है कि चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए किसने जेब में डाले, तो उनकी करप्शन हलाल। तो जहांगीर तरीन के हवाले से बड़ी खुशी से दोस्त बता रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब यू टर्न लेने को जो लोग अपने लिए बाइस फखर समझते हैं, तो वो कौम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन मैदान सियासत में वापस आए हैं। तो मेरा सवाल ये कि जहांगीर तरीन गए कहां थे? जहांगीर तरीन तो हुकूमत का हिस्सा थे और है, और मेरा ख्याल आगे भी रहेंगे। अब वो ना कभी खान साहब से अलग हुए हैं, ना कभी उन्होंने अपनी पार्टी से कोई, वो तो मजबूरी थी कि कोर्ट ने उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने उनसे बहुत से काम लिए। चीनी स्कैंडल में चूंकि उनका नाम आ गया था और वो नाम इस बुरी तरह हाईलाइट हो गया था कि उन्हें फिर वो कहते हैं ना, फजा जरा
नरम होने के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया। तो 4-6 महीने वो बाहर बैठ के आराम से आ गए और वापस अपने काम पर आ गए। तो वक्ती तौर पर जहांगीर तरीन को साइलेंट किया गया था। तो चीनी स्कैंडल चुके उस वक्त गर्मा गर्म था और सारा मीडिया चढ़ा हुआ था और पूरी कौम ये मुतालबा कर रही थी कि चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदारों को सजा दी जाए। और खासम भी कह रहे थे लटका दूंगा, पकड़ लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं रात गई बात गई, खासम को भी याद नहीं रहा, कौम भी भूल भाल गई, कोई और स्कैंडल आ गए। तो जहांगीर तरीन साहब भी आराम से नीवे नीवे होकर वापस अपनी नौकरी पर तशरीफ ला चुके हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।